हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज हम बात करेंगे अस्थमा डिजीज की, जिसके अंदर हम मीनिंग, सिम्टम्स, कोजेज, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन एंड कुछ योगा आसन्स फॉर रिड्यूस एंड कंट्रोल अस्थमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्थमा होता क्या है? अस्थमा इज अ कॉमन लंग कंडीशन दैट कॉजेज ओकेशनल ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। अस्थमा एक कॉमन लंग कंडीशन है, ये एक फंगस डिजीज है। ठीक है, फंगस के कारण होती है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो ब्रीथिंग होती है, हमारी जो सांस लेते हैं हम, उसके अंदर डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, हम सांस को इजिली ले नहीं पाते। अस्थमा इज अ caused by swelling inflammation of the breathing tube। जो अस्थमा होता है वो किस कारण होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रीथिंग ट्यूब्स। जो हमारी सांस नालियां होती हैं, ठीक है, जो ब्रीथिंग ट्यूब्स होती है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है ये स्वेलिंग के लिए यूज किया है, बट इन्फ्लामेशन के अंदर स्वेलिंग, पेन एंड रेडनेस, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। दैट कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जो ब्रीथिंग ट्यूब्स हैं वो क्या काम करती है? एयर को अंदर और बाहर ले जाने का काम करती हैं लंग से। उन ब्रीथिंग ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। अब आप इस डायग्राम में देखिए, एक है हमारी नॉर्मल ट्यूब, ब्रीथिंग ट्यूब नॉर्मल है, एक है अस्थमैटिक। अब आप ये देखिए, इस जो ये अस्थमैटिक हमारी ब्रीथिंग ट्यूब है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है? एक हमारी बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ से बिल्कुल इजीली हमारी एयर इन और आउट होती है लंग से। बट जो हमारी अस्थमैटिक है, जिसको अस्थमा है, उसके अंदर क्या हो गया? जो हमारी ब्रीथिंग ट्यूब है वो नैरो हो गई। ठीक है, वो सिकुड़ गई, टाइटनिंग होगी, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ गया। ठीक है, उसके अंदर स्वेलिंग हो गई, जिसकी वजह से जो हमारी ब्रीथिंग ट्यूब है वो नैरो हो गई और हमें उसी वजह से ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि हमारा जो सांस है वो इजीली अंदर बाहर नहीं जा सकता। दिस मेक्स द ट्यूब्स हाईली सेंसिटिव। ये हमारी ट्यूब को बहुत सेंसिटिव बना देते हैं। सो दे टेम्परेरी नैरो, और टेम्परेरी नैरो नैरो बना देते हैं, नैरो कर देते हैं, क्योंकि हमारी ट्यूब सिकुड़ जाती है। इट में ऑकर रैंडमली और आफ्टर एक्सपोजर टू अ ट्रिगर। अब यहाँ पे टेम्परेरी वर्ड यूज किया गया है कि नैरो हो जाती है। ये कब होती है? जब हमारे आसपास अस्थमा का कोई भी कॉमन ट्रिगर होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के पर्टिकुलर कोई भी ट्रिगर होता है, यहाँ पे ट्रिगर स्टैंड करता है। जैसे किसी हमारी डस्ट हो गई। ठीक है, कॉमन अस्थमा ट्रिगर्स इंक्लूड्स एलर्जीज टू होम डस्ट। ठीक है, होम डस्ट से एलर्जी हो जाती है, एनिमल फर से, पोलन से। ठीक है, इन सब से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हमें अस्थमैटिक अटैक आ सकते हैं, क्योंकि उनसे हमें एलर्जी है और वो हमारे अस्थमा के ट्रिगर हैं। ठीक है, जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, हमारी ब्रीथिंग ट्यूब्स के अंदर एंटर करती है, तो वो हमारी ब्रीथिंग ट्यूब्स में अंदर जाके चिपक जाती है, और जिस वजह से हमारी ट्यूब्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है और वो अपनी शेप चेंज कर देती है, नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिस वजह से हमें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। अदर ट्रिगर्स की बात करें, स्मोक, पोल्यूशन, ठंडी हवा, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज। यहाँ पे एक्सरसाइज भी बोला गया है। एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें बहुत ज्यादा सांस चढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने देखे होंगे या खुद भी करते होंगे, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी जो ब्रीथिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। बट अस्थमा वाले के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। इन्फेक्शन लाइक कोल्ड एंड फ्लू, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए वो भी हमारा अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, विजिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग। जब भी हम सांस लेते हैं तो विसल की तरह साउंड आती है। सेकंड, ब्रीथलेसनेस। हमारी जो ब्रीथ है वो एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब हमें बहुत डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। अ टाइट चेस्ट विच में फील लाइक अ बैंड इन टाइटनिंग अराउंड इट। ठीक है, हमें क्या लगता है भाई, बिल्कुल हमारे अराउंड बिल्कुल टाइट चेस्ट हो जाती है, हमें वो फील होती है। एंड कफिंग, कफिंग भी हमारा एक सिम्टम है किसका?
अस्थमा का। The asthma can sometimes get temporary worse. This is known as an asthma attack. जब भी हमारे आसपास कोई भी अस्थमा का ट्रिगर होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें होम डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, होम डस्ट एक हमारा अस्थमा ट्रिगर है, तो जब भी होम डस्ट होगी हमारे आसपास, ठीक है, डस्टिंग कर रहे हैं कोई भी, किसी को पता नहीं है, बाई चांस कहीं हम फैमिली में कहीं गए हैं, वहां पे किसी को नहीं पता कि हमें होम डस्ट से अस्थमा है, ठीक है, वो हमारे लिए एक ट्रिगर है, तो वहां पे जब हमारे आसपास वो होगा तो हमारी ब्रीथिंग एबनॉर्मल हो जाएगी, ये सारे सिम्टम हमें दिखाई देंगे, और जब ये बिल्कुल मतलब एक्सेस में हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अस्थमा अटैक। देन बात करते हैं कोजेज ऑफ अस्थमा की, क्या कारण हो सकते हैं। देखिए कारण दो ही होंगे, एक हेरिडिटी मतलब जेनेटिक, और सेकंड है हमारा एनवायरनमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एनवायरमेंटली भी हो सकता है और ये जेनेटिक भी हो सकता है, हेरिडिटिकल भी हो सकता है। अस्थमा ट्रिगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैन इंक्लूड, ये क्या होता है, अस्थमा जो ट्रिगर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर पर्सन के लिए, हो सकता है किसी को होम डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, हो सकता है किसी को पोल्यूशन से, हो सकता है किसी को स्मोक से, तो ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे कुछ बता रखे हैं, एयरबर्न सब्सटेंस होते हैं कुछ, जैसे पोलिन, डस्ट मिट्स, डेंडर्स, पार्टिकल्स ऑफ कॉकरोच वेस्ट, ये सब कुछ हमारे अस्थमा ट्रिगर है, हमने पहले भी इनकी बात की थी। उसके बाद रेस्पिरेशन इन्फेक्शन हो जाए, जो हमने कोल्ड और फ्लू की बात की थी पहले, ठीक है, कॉमन कोल्ड, उसके अलावा हमारी फिजिकल एक्सरसाइज और कोल्ड एयर, ठीक है, ये सब क्या है, कारण है अस्थमा के। इसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स, कुछ हमारी मेडिसिन भी इनके अंदर इंक्लूड होती हैं, देन कुछ फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड स्ट्रेस, ये भी हमारे अस्थमा के कारण बन सकते हैं। हमारा खान पीन, ठीक है, हम फूड जो हम फूड खाते हैं या हम कुछ भी ड्रिंक जो भी हम पीते हैं, ये सब भी इसके अंदर आता है। अब एक बंदा अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, अल्कोहल का यूज कर रहा है, तो ये सब हमारे इफेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं कभी कभी ये कारण भी बन जाते हैं अस्थमा के। उसके बाद आता है हमारा लास्ट आता है गैस्ट्रो एसोफेगल, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लुक्स डिजीज, ये क्या है, GERD, इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो हमारे स्टमक एसिड्स होते हैं, सबको पता है हमारे स्टमक के अंदर जब खाना जाता है डाइजेस्ट के लिए, वहां पे कुछ एसिड सिक्रेट होते हैं, ठीक है, वो जो एसिड होते हैं हमारे स्टमक के, वो हमारे थ्रोट तक आ जाते हैं, समटाइम हमें वोमिटिंग भी हो जाती है, ठीक है, तो ये भी कारण हो सकता है हमारे अस्थमा का। उसके बाद बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है अस्थमा के लिए। A number of factors are true to increase your chances of developing asthma, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनसे अस्थमा होने के रिस्क है जो बढ़ जाता है। समटाइम फर्स्ट तो हेरिडिटी की बात की थी हमने, ठीक है, हैविंग अ ब्लड रिलेटिव विद अस्थमा, ठीक है, आपके पेरेंट्स के हो सकता है, उनसे आपको ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद किसी भी चीज से, जैसे हैविंग अनदर एलर्जी कंडीशन, कोई भी एलर्जी कंडीशन हो आपको किसी से, ओवर वेट, आपका जो बॉडी वेट है वो बढ़ रहा है, बीइंग अ स्मोकर, अगर आप स्मोक करते हो वो भी आप अस्थमा का कारण बन सकता है। एक्सपोजर टू सेकंड हैंड स्मोक, सेकंड हैंड स्मोक क्या है, यहाँ पे अब आपके आसपास बहुत सारे स्मोक करते हैं, अगर आपने देखा हो जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहां पे क्या लिखा होता है, नो स्मोक, ठीक है, कि आपको यहाँ पे स्मोक नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है जो हमारे आसपास के पर्सन होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, अगर वो स्मोक करते हैं तो सबको पता है जब भाई कोई सिगरेट पीता है या स्मोक करता है तो क्या करता है, वो जो अपना स्मोक होता है, जो धुआं होता है वो बाहर छोड़ता है, तो हम उनके पास खड़े होते हैं, तो वो धुआं थ्रू एयर हमारे, हम भी उसको इनटेक कर लेते हैं, जबकि हम स्मोकर नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम स्मोक कर रहे हैं, इनडायरेक्टली, तो वो क्या है, सेकेंड हैंड स्मोक, उसकी वजह से हो सकता है। देन उसके बाद है एक्सपोजर टू एग्जॉस्ट फर्मर्स और अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन, कोई भी अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन,
उसके बाद ऑक्यूपेशनल ट्रिगर्स होते हैं कुछ, जैसे हम फार्मिंग के टाइम केमिकल्स का यूज करते हैं, हेयर ड्रेसिंग के टाइम, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जहाँ पे हम केमिकल्स का यूज करते हैं वहां पे भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं अस्थमा के। उसके बाद प्रिवेंशन, अब इससे बचा कैसे किया जाए, और अगर हो गया है तो प्रिवेंट कैसे किया जाए, इसको अवॉइड कैसे किया जाए, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा इज मेनली इनिटेटेड बाय अवॉइडिंग द ट्रिगर ऑफ अस्थमा। अब जो भी ट्रिगर है अस्थमा के, अब किसी को अस्थमा हो गया है, उसे पता है मुझे होम डस्ट से भाई डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब भी डस्टिंग करेंगे घर पे तो वो क्या करेगा, आउटसाइड चला जाएगा, ठीक है। अगर किसी को फॉग से, स्मोक से है, तो वो जहां पे भी स्मोक होगी उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेगा। तो कुछ प्रिवेंशन मेथड्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट, आपको पता है कि इन्वायरमेंट से और हेरिडिटी से दो फैक्टर हैं ये जो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, एनवायरमेंट के लिए हम कुछ मेडिसिन, सॉरी, हेरिडिटी के लिए हम कुछ मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, बट एनवायरमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा रखना पड़ेगा, ठीक है, और ये रखना ही चाहिए, ठीक है। मिनिमाइज डस्ट इन दी हाउस एंड एट वर्किंग प्लेस, हमें हमेशा डस्टिंग करके रखनी चाहिए ताकि हाउस के अंदर कम से कम डस्ट हो, ठीक है, साफ सुथरा रखना चाहिए, जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पर भी। उसके बाद बाय यूजिंग एयर कंडीशनर्स, एयर कंडीशनर यहाँ पे क्यों डिफाइन किया गया है कि जैसे हमें पोल्यूशन से, फोग से, स्मोक से, ठीक है, ये हमारे ट्रिगर्स हैं अस्थमा के। तो जब भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये कुछ बढ़ रहे हैं और हमें इफेक्ट कर सकते हैं, तो आपको अपने घर के अंदर एयर कंडीशनर्स का यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट। अगर सर्दियां हैं यू यूज हीटर, आप हीटर का यूज कर सकते हैं, और अगर गर्मी है तो आप अपने एसी वगैरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने खिड़की दरवाजे बंद कीजिए और अपने घर का टेम्परेचर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको सेट कीजिए। उसके बाद आता है नो योर अस्थमा ट्रिगर एंड मिनिमाइज कॉन्टेक्ट विद देम। यस, अपने अस्थमा ट्रिगर को जानिए भी किस चीज से आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपकी ब्रीथिंग के अंदर जो आपके सिम्टम्स है भाई, किस चीज से वो सिम्टम्स आ जाते हैं, अस्थमा अटैक आता है, ठीक है, उसको जाने और उससे कॉन्टेक्ट कम से कम हो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको फोग से है, तो जब भी फोग होगी बार आप ना जाएं, और अगर जाना पड़ रहा है तो अपनी पूरी सेफ्टी यूज करके जाएं, ठीक है, और अपनी मेडिसिन अपने साथ लें, ठीक है। मतलब उस ट्रिगर से हमें कम से कम कांटेक्ट बनाना है। अगर स्मोक से है, कोई आसपास आपको कहीं पे स्मोक दिख रही है, धुआं दिख रहा है, तो उससे कांटेक्ट बनाएं, ठीक है, उससे दूर जाएं। देन आता है, लास्ट आता है, टेक योर अस्थमा मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी आपको डॉक्टर ने, फिजिशियन ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसको टाइम टू टाइम लें, उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अपना टाइम पे बिल्कुल अपना जो भी चेकअप वगैरह होता है जो डॉक्टर ने बोला गया है उसको करवाना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ योगा आसन फॉर रिड्यूस और कंट्रोल अस्थमा। ये जो योगा आसन की पिक आप देख रहे हैं ये हमारे अमित सर की है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे सुख आसन है, मैंने आपको पहले ही बताया है, आसन की हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे वन बाय वन आसन की, उसके अंदर आपको प्रिवेंशन और हमें किस टाइम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये सब उसके अंदर हम बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मैंने ओनली आसन के नाम इंक्लूड किया है और उनके पोस्चर्स। सुख आसन, चक्र आसन, गोमुख आसन, इसके अलावा भी है पर्वत आसन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्य आसन और भुजंगासन। योगा हर फील्ड में हमें बेनिफिट देता है, हर डिजीज में, ठीक है। अगर हमें अपना फिजिक अच्छा भी रखना है, ठीक है, मेंटेन रखना है, हमें अपना स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है, तो उसमें भी हमारा योगा बहुत बेनिफिट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे ही हमारी योगा की यूनिट खत्म होगी आपको टेलीग्राम पर इसकी सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी।
Thank you so much. Learn together and start from now.